हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज का जो यह वीडियो है, यह आपको साइंस का टॉप 80 यानी कि जितना भी महत्वपूर्ण VVI 80 ऑब्जेक्टिव है साइंस का, वह आपको बता के जाएगा। तो आपको बस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप किस जिले से हैं, ठीक है ना। यह आपको कमेंट करना है। उसके बाद जिस जिस क्वेश्चन का आंसर आपको हम बताने के लिए बोले टेस्ट की वजह से, वह आपको बताना है। बाकी तो हम बताएंगे ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। देखिए ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं मेरे भाई। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रकार से देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो देखिए ऑप्शन ए में है एफ बराबर आर, बी में है एफ बराबर आर बाई टू, सी में है एफ बराबर 2r और डी में है एफ बराबर 3/2r। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एफ बराबर r/2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है जल्दी से बताइए मेरे भाई। 25 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 25 सेंटीमीटर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है जो कृषि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो ऑप्शन ए है देखिए यहाँ पे बैगनी, बी है नीला, सी है लाल और डी है पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो ऑप्शन ए में है आभासी और सीधा, बी में है वास्तविक और उल्टा, सी में है आभासी और उल्टा, डी में है वास्तविक और सीधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। कह रहा है कि आकाश का रंग जो है वह नीला प्रतीत होता है, क्यों। तो ऑप्शन ए है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह बड़ा बनता है। तो जल्दी से मैं आपको कमेंट करके बताइए किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है। जल्दी से बताइए हमें, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन की आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब जल्दी से हमें बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा। तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी है समतल, सी है अवतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी है मोटर, सी है यहाँ पे जनरेटर और डी है यहाँ पे वोल्ट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन जो है वह है कि दाएं हाथ के अंगूठे, क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे ऑरस्टेड, बी में है फ्लेमिंग, सी में है आइंस्टीन और डी में है मैक्सवेल। तो दाएं हाथ के जो है ना अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए वोल्ट, बी है ओम, सी है एम्पियर और डी है कुलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वोल्ट जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कह रहा है कि किस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन ए में है श्रेणी क्रम संयोजन में, बी है समांतर क्रम संयोजन में, सी है श्रेणी और समांतर दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। तो बताइए हमें कि किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन ए में है काल्पनिक, बी है वास्तविक, सी है वास्तविक में काल्पनिक दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। तो जल्दी से हमें बताइए 1 किलोवाट घंटा जो है मेरे भाई वह 3.6 × 10⁻⁶ जूल के
बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए में है नाभिकीय ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा, सी में है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से हमें बताइए किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है मेरे भाई। तो अवतल लेंस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो 17वां नंबर क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो ऑप्शन ए में है लाल, बी है नीला, सी है हरा और डी है उपरोक्त सभी। तो लाल, नीला और हरा सभी जो है वह प्रकाश का प्राथमिक वर्ण ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो नेत्र का रंगीन भाग होता है। जल्दी से हमें बताइए कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है मेरे भाई। आइरिस होता है ना, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1 HP बराबर होता है, बताइए 1 HP कितना वाट के बराबर होता है मेरे भाई। तो 746 वाट का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर कि विशालक शीशा। क्वेश्चन है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कह रहा है कि ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है अवतल दर्पण और डी है उत्तल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण कौन होता है, परमाणु या आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि एम्पियर घंटा मात्रक है। कह रहा है कि एम्पियर प्रति घंटा जो है यह किसका मात्रक है। तो ऑप्शन है शक्ति का, बी है आवेश, सी है ऊर्जा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आवेश का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी कि डब्ल्यू के बराबर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो वाट यानी कि डब्ल्यू के बराबर है। तो ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड, बी है जूल डॉट सेकंड, उसके बाद है सेकंड प्रति जूल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो ऑप्शन में है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ऑप्शन ए में है O2, बी है NH3, सी है CO2 और डी है N2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CO2 गैस जो है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया। जल्दी से हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शरीर में भोजन का पचना जो है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन की 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कली चूना पर जब डाला जा कर रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कौन सा होता है। कह रहा है कि जब कभी भी कली चूना पर जल को डाला जाता है तब कौन सा अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन ए में है उष्माक्षेपी, बी है उष्माशोषी, सी में है विस्फोटक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उष्माक्षेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन ए में है CU, बी है HG, सी है AG और डी है AU। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि CU इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल्दी से हमें बताइए कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaOH का और हॉल 2, याद रखेगा CaOH का हॉल 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन है कि कोई विलियन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। ऑप्शन ए में है 11, बी है 10, सी है 5 और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का बताइए हमें कि आणविक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए है C6H12O6, यही है शायद ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है साबुन, बी है अपमार्जक, सी में है प्लास्टिक और डी में है रबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साबुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, डैश CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन है एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन और अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि डैश CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है एल्डिहाइड, बी में है एल्कोहल, सी में है कीटोन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 35वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या कह रहा है। ऑप्शन ए में घटती है, बी है पहले घटती है पुनः बढ़ती है, सी है अपरिवर्तित रहती है यानी कि न घटती है न बढ़ती है, डी में है बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि घटती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 36वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एफ है वो एफ ओ से छोटा है, फिर ओ सी से छोटा है, फिर बी ई जो है वह सी से बड़ा है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लिथियम जो है ऐसे करके यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सिलिकॉन क्या है, बताइए हमें कि सिलिकॉन जो है वह क्या है। तो सिलिकॉन ऑप्शन ए में है धातु है, बी में है अधातु है, सी में है उपधातु है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है हमें जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 38वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत धनात्मक तत्व है। तो ऑप्शन ए में है सी, बी में है Cl, सी में है Na, डी में है P। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि Na सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी है उत्तराखंड, सी है राजस्थान और डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। देखिए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है पारा और डी है टंगस्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। क्वेश्चन है कि आमीटर से किसे मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है धारा को, बी है आवेश को, सी है विभव को और डी है विद्युत शक्ति को। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आमीटर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 42वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 42वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है। कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह कौन सा उपकरण है। तो ऑप्शन में है कि वह जनरेटर है, बी में है विद्युत मोटर है, यहाँ पे देखिएगा आप सी में, तो सी में देखिए यहाँ पे कि जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मेरे भाई विद्युत मोटर बदलता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन को, यानी कि 43वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे द्विखंडन के द्वारा, बी में है बहुखंडन के द्वारा, सी में है मुकुलन के द्वारा, डी में है बीजाणु जनन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बहुखंडन के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 44वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल यह सा क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस का, बी है अवतल लेंस का, सी है बाइफोकल लेंस का, डी है बेलनाकार लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मेरे भाई अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है तना में, बी है जड़ में, सी है पुष्प में और डी है फल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुष्प में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 46वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। देखो 46वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे
कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है नीम के पौधे का, बी है गुलाब का, सी है यहाँ पे मटर का और डी है यहाँ पे गुलदाउदी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मटर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 47वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, लेकिन उससे पहले आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब देखिए 47वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। देखिए ऑप्शन ए में है एक दिशीय, बी है द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय और डी में है किसी भी दिशा में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बहुदिशीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 48वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ऑप्शन है वायुमंडल के निचली सतह में, बी है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी है वायुमंडल के मध्य सतह में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 49वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, 1, 2, 3 या 4। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है मेरे भाई। तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और अब हम लोग जो है 52 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें बताइए कि किस दर्पण में किसी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बाकी में तो छोटा ही बनता है। तो अवतल दर्पण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ जो है वह किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखिए ऑप्शन में है समतल दर्पण का, बी है अवतल का, सी है उत्तल का, डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी बोले हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है किस दर्पण में केवल आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल, सी है अवतल और डी है समतल और उत्तल दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनके समतल और उत्तल दर्पण दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मोटर चालक के सामने दर्पण, मोटर चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है जिसे हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं वह होता है, कह रहा है कि वह अवतल दर्पण होता है या समतल या उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो मोटर चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है मेरे भाई यानी कि साइड मिरर वह उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। तब ना वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन में है मुख्य फोकस कहलाता है, बी है वक्रता त्रिज्या कहलाता है, सी है प्रधान अक्ष कहलाता है और डी है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 57वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग का, बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी है पाराबैंगनी तरंग का और डी में है पार्श्रव्य तरंग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 58वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी के बीच के अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए r बराबर है f/2, f बराबर है r, f बराबर है r/2 और f बराबर है 2r। तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में जो संबंध है वह है मेरे भाई f बराबर r/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि देखिए 59वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। देखिए ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है वास्तविक तथा सीधा, सी में है वास्तविक और उल्टा, डी में है आभासी तथा बराबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आभासी तथा बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है
कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। देखिए ऑप्शन है उत्तल बी है, अवतल सी है, समतल, और डी है उत्तल और अवतल दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 61वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन में है उत्तल बी है, अवतल सी है, समतल, और डी में है परावलयिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। देखिए 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कह रहा है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वह ऋणात्मक हो तो कह रहा है कि उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा, बी में है वास्तविक और सीधा, सी है आभासी और सीधा, डी है आभासी और उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 63वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 63वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। क्वेश्चन है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो कह रहा है कि संभवतः वह दर्पण जो है सो है। ऑप्शन ए में है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल और समतल या उत्तल दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समतल और उत्तल दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 64वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सी है वक्रता केंद्र पर, डी है वक्रता केंद्र से परे, और डी में है यहाँ पे देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 65वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है काल्पनिक और उल्टा, डी है काल्पनिक और सीधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक और सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 66वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि किसी भी वस्तु का आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह बनता है। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण से, बी है समतल दर्पण से, सी है उत्तल दर्पण से, और डी है सभी दर्पण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 67वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पणों की फोकस दूरी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो ऑप्शन ए में है +8 सेमी, बी में है -8 सेमी, सी में है +16 सेमी, और डी में है -16 सेमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि +16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 68वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 69वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 70वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि संयुग्मी फोकस केवल संभव है। क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस जो है वह केवल संभव है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण में, बी है अवतल दर्पण में, सी है समतल दर्पण में, और डी में है साधारण कांच में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 71वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव कैसा बनता है। तो ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, बी में है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, सी में है ध्रुव और फोकस के बीच, और डी में है वक्रता केंद्र पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 72वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन है कि किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है फोकस, बी है ध्रुव, सी है वक्रता केंद्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 73वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है। तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या आर है, आर बराबर 2f, बी है आर बराबर 0, सी है आर बराबर अनंत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर बराबर अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होता है वो अनंत पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 74वां नंबर क्वेश्चन है
कि हजामत बनाने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है। कह रहा है कि हजामत के कार्यों के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या अवतल दर्पण का या समतल दर्पण का या फिर इनमें से सभी का मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर होगा सो बी और डी में से कोई एक होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि बी होगा या डी होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 75वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। कह रहा है कि आवर्धन एक से बड़ा होता है, उसके बाद है कि आवर्धन जो है वह एक से छोटा होता है, उसके बाद है कि आवर्धन बराबर 1 होता है और उसके बाद है कि आवर्धन बराबर 0 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आवर्धन जो है वह 1 के बराबर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 76वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में फोकसांतर, बी में है ध्रुव, सी में है आवर्धन और डी में है वक्रता त्रिज्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 77वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन है कि गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण का, बी है अवतल दर्पण का, सी है समतल दर्पण का और डी है अवतल तथा समतल दोनों का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 78वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि दर्पण के प्रयोगों में सभी दूरियां मापी जाती है। क्वेश्चन है कि दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन ए है दर्पण के ध्रुव से, बी है दर्पण के मुख्य फोकस से, सी है दर्पण के वक्रता केंद्र से और डी है दर्पण के ध्रुव या वक्रता केंद्र से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दर्पण के ध्रुव से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो कह रहा है कि वह अवतल दर्पण होता है, फिर कह रहा है उत्तल होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल होता है, ठीक है ना, जिसका विस्तृत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वह किसी भी बड़ा से बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखा देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर यानी कि आखिरी जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। कह रहा है किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो आप हमें बताइए किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु का क्या कहलाता है। यह है आखिरी क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।